हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस ईयर सेशन जो है चला रखा है। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी एग्जाम में पीछे आए हैं उन सब का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो सेकंड नंबर की क्लास है। और फर्स्ट क्लास आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी, बहुत सारा प्यार आपने जो दिया है और आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देते रहें। तो आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? कौन सा संगठन ऐसा है जो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है, ऑप्शन है IMF, ADB, IRDB और यूनेस्को। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा IBRD। IBRD इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो हमें इसका राइट आंसर जो मिलेगा वो बनेगा IBRD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे क्वेश्चन किया है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन दिए आपको बेटा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है दोहरी अर्थव्यवस्था और चौथा है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोबारा से सुनेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है कैपिटलिस्ट जो है इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है ड्यूल इकोनॉमी यानी कि दोहरी अर्थव्यवस्था और फोर्थ है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो आर्थिक नियोजन की अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है या उसके लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है? तो राइट आंसर जो होगा इसका बेटा वो होगा आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम आर्थिक नियोजन की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य विशेषता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969? आपसे क्वेश्चन किया है 1969 में, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका बेटा राइट आंसर जो बनता है वो होता है 14, यानी कि 14 बैंक जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर? आपसे क्वेश्चन किया है, इनमें से कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच अंतर कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक बताता है? तो आपके लिए ऑप्शन है इसमें फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी बजट डेफिट यानी कि बजट का घाटा, ऑप्शन नंबर सी रिवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व का घाटा और ऑप्शन नंबर डी कैपिटल डेफिसिट यानी कि पूंजीगत घाटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच अंतर कौन सी चीज से निकलता है? तो बेटा ये जो आपका बजट आपका बनेगा उससे निकलता है ये अंतर। तो इसके अंतर अगर बजट का घाटा है तो ये बजट का घाटा क्या बन जाता है? ये बन जाता है टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड? भारत के राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? आपसे क्वेश्चन किया बेटा, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी नागा, ऑप्शन नंबर सी मिसिती और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो आपसे ये पूछा है इंग्लिश, नागा और मिस्ती में कौन सी भाषा ऐसी है जो नागालैंड की
ऑफिशियली भाषा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है बेटा नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्रा? अशोक चक्र के अंदर कितनी कुल तिल्लियां हैं? राष्ट्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? ये क्वेश्चन आपसे किया है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी सा क्वेश्चन है। 24 तिल्लियां हैं। कितनी बेटा? 24 तिल्लियां हैं। 24 तिल्लियां हैं अशोक चक्र में, 24 तिल्लियां हैं। ऑप्शन इसमें 36, 24, 16 और 32 दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 24 यानी कि 24 तिल्लियां हैं। एक बात को आप बेटा अच्छे तरीके से अपने जीवन में ढाल लीजिए। रियल लाइफ में, जीवन का जो वास्तविक सच है ना बेटा, वो जीवन का वास्तविक सच है हैप्पीनेस। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप इस चीज को देखिए कि जीवन के लास्ट एंड रिजल्ट सबको चाहिए क्या है? हैप्पीनेस। तो आपको कभी भी इतना स्ट्रेस जीवन में नहीं लेना है कि आपकी हैप्पीनेस ही दूर हो जाए, और ना ही आपने इतना कुछ एक्सपेंडिचर अपने जीवन में इतना ज्यादा खर्च कर देना है कि आप अपनी खुद की खुशी को ही भूल जाएं। मेरे नजर में और सबकी नजर में मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि रियल जो सक्सेस जो है, इंसान की रियल जो सक्सेस है ना बेटा, वो क्या है? रियल सक्सेस, अगर मैं आज बात करूं रियल सक्सेस की, तो बेटा रियल सक्सेस जो है ना वो है हैप्पीनेस। आप किस चीज में ज्यादा खुश हैं, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपके लिए जीवन में। आप कहां पे खुश हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान बड़ी बड़ी नौकरियां लग जाते हैं, बड़े बड़े कारोबार उनके चलते हैं, लेकिन उनको अंदर से एक घुटन सी महसूस होती है, तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस जीवन में आपको वो मिलता है जो आप उस चीज से खुशी प्राप्त करें। और असली जीवन का मूल जो मंत्र है, असली जीवन आप किस चीज के लिए क्या कर रहे हो, किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, तो सबका ही आंसर आपको मिलेगा क्या? हैप्पीनेस। क्या मिलेगा बेटा? हैप्पीनेस। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हैप्पीनेस का। और आप इतना ही ज्यादा किसी की चीज के पीछे मत पड़ जाइए कि आप इस अपनी रियल चीज को भूल जाएं, क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए जीवन में जितनी भी आदमी है, जितना भी इंसान कुछ भी कमाता है, कुछ भी करता है, वो सब चीजें किसके लिए करता है? हैप्पीनेस के लिए। खुशहाली जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है और यही जीवन का असली मूल मंत्र है, और यही एक्चुअल में अगर माना जाए यही सफलता है। इंसान इतना ज्यादा सफल, तुम्हारी थ्योरी क्या है सक्सेस के पीछे? मेरी थ्योरी मैं खुद की बता देता हूं कि रियल लाइफ में सक्सेस होने का मतलब होता है खुशी। और अगर आपकी खुशी ही उस जगह पे नहीं है तो इसका मतलब आप सक्सेस नहीं है। तो बेटा आपका जो सक्सेस होने का मतलब है, उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि हमें चाहिए क्या है। तो रियल लाइफ में बेटा क्या होता है? सक्सेस का मतलब खुशी होता है। आप जिस चीज में खुश हैं, आप उस चीज के लिए काम कीजिए, उस चीज के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी जो है ना वही आपकी वास्तविकता की क्या है? सफलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इन पंचायती राज? आपसे क्वेश्चन ये किया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आर्टिकल नंबर 38 है, आर्टिकल नंबर 39 है, 40 है एंड 41 है। तो राइट आंसर जो इसका होगा बेटा वो आर्टिकल नंबर 40 होगा। क्या होगा? आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, जो आपको क्या प्रदान करता है? जो आपको क्या प्रदान करता है? पंचायती राज संस्था को स्थापित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए आपसे पूछा गया है, वेयर इज द ओबिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकुलेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो आपसे ये पूछा अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है, और मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों को ये बात पता होगी,
जो हल्की फुल्की सी भी कोचिंग में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं तो उन सबको इस बात का तो जरूर पता होगा कि अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है। तो बेटा अनटचेबिलिटी का आर्टिकल जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16 एंड 17 और राइट आंसर जो होगा आपका वो जाएगा आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ सूरसेना महाजनपद। आपसे पूछा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी। आपका इतिहास से ये क्वेश्चन है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल इंडिया में कितने महाजनपद रहे हैं, महाजनपदों की संख्या भारत में कितनी है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है और हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए कि महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी रही है। तो महाजनपदों की संख्या जो बेटा है वो 16 रही है। महाजनपदों की संख्या 16 रही है। और आपसे पूछा है सूरसेन, क्या पूछा है, हाँ सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिया बेटा विराटनगर, तक्षशिला, काशी, मथुरा। दोबारा से सुनेंगे, विराटनगर, तक्षशिला, काशी और मथुरा। और इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा मथुरा। राइट आंसर जो होगा बेटा क्या होगा, मथुरा। मथुरा में विराटनगर की राजधानी थी। मथुरा में विराटनगर की राजधानी थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग रीजन ऑफ हर्षा द कानुंज असेंबली वाज हेल्ड टू पब्लिश्ड द डॉक्ट्रिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज तथा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज तथा निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया था। कि मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कन्नौज तथा इनमें से कौन सा सिद्धांत है, कौन सा संप्रदाय है जिसके प्रति प्रचार करने की बातें हुई थी। तो आपसे पूछा है हीनयान, महायान, श्वेतांबर और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा महायान। क्या होगा, महायान। दोबारा से समझेंगे बात को। महायान एक होता है महायान, एक होता है बेटा हीनयान, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। महायान का मतलब जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। महायान का मतलब जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। हीनयान का मतलब बेटा जो मूर्ति पूजा को अवॉइड करते हैं, जो मूर्ति पूजा को अवॉइड करते हैं उसको कहते हैं हीनयान। श्वेतांबर का मतलब ये है जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर का मतलब जो है, इसका मतलब है जो नग्न रहते थे यानी कि बिना वस्त्रों के रहते थे, उनको दिगंबर कहा गया है। इनको श्वेतांबर एक महायान होता है, एक हीनयान होता है। और आगे भी और कुछ डिटेल में बता देता हूं। महायान और हीनयान ये दोनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है हर्ष के शासनकाल के दौरान, हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज तथा निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय था। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो महायान था। राइट आंसर जो होगा वो होगा महायान, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 1923 विच होम स्वराज्य पार्टी वाज फाउंडेड। 1923 में किसके द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 में किसके द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बेटा अब्दुल गफार खां एंड विट्टा बी पटेल। और दूसरा ऑप्शन है गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड ऑप्शन है सचिनानंद सिन्हा एंड जगदीश चंद्र बसु। एंड फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के द्वारा क्या किया गया था 1923 में। 1923 में मोतीलाल नेहरू
मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच विक्ट्री ऑफ इंडिया द इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 इंडियन स्टेट। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस वायसराय के टाइम पे भारत में पहली बार 11 राज्यों में, भारत में पहली बार 11 राज्यों में चुनाव कराए गए थे? तो इसका बेटा जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लिथिनगो। लॉर्ड लिथिनगो जो है इनके टाइम पे वायसराय थे, ये इनके टाइम पे 11 राज्यों में चुनाव करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टेप्स इन इंडिया। भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी संपदा कहां है? संघनता कहां है, सॉरी। भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी संघनता कहां है? आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा स्तूप कहां पे पाए गए थे? तो ऑप्शन जो है हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्तूपों की संघनता सबसे ज्यादा थी। मध्य प्रदेश में स्तूपों की संघनता सबसे ज्यादा थी। तो यहां आपका इसका राइट आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, शॉर्ट में अगर बोले जाएं तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा बनाया जाता है? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो डांस जो होता है वो बार बार एग्जाम में आता है, एक डांस जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक त्योहार जो है किस राज्य का कौन सा त्योहार है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इनके बारे में एक त्योहार और एक क्या बोलते हैं उसको, डांस की एक एक वीडियो और अलग से बना के दे दूं वन शॉट में आपको, कि जितने पीछे पेपर में पूछे गए हैं वो, और जितने हमें कोई भी गैस करके जो मुझे अच्छा लग रहा है या जो मुझे लग रहा है पेपर में आ सकता है वो मैं डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसमें पूछा गया बेटा मलयालम, तेलुगु, मराठी और तमिल। तो राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर जो बेटा तमिल। थाईपुसम त्योहार जो है तमिल समुदाय के द्वारा बनाया जाता है, इसका तमिल आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन का क्षेत्र है? सर्वाधिक वन का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश होगा बेटा। राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, सबसे ज्यादा बिगेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। तो राइट आंसर जो होगा इसका एमपी यानी कि बेटा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन पूछा बेटा, ऑप्शन दिए हैं बेतवा, चंबल, यमुना और ताप्ती। ऑप्शन दोबारा से सुनेंगे। सोन, केन, टोन, ये सारी जितनी भी नदियां हैं ये सब की सब किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ऑप्शन इसमें देखते ही आंसर आप ठीक कर देंगे, यमुना नदी की ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी में ये सारी नदियां जाके मिल जाती हैं। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मणिपुर हैज द कॉमन बाउंड्री विच ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेट। मणिपुर के किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं? आपसे क्वेश्चन में दोबारा से ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा हूं मैं? मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? आपसे मणिपुर से लगने वाले या उनके साथ सीमा बनाने वाले राज्यों से क्वेश्चन आया है। तो भाई नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम। नागालैंड, मिजोरम एंड आसाम। और ऑप्शन नंबर 3 जो है नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम। नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम। और फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस इज करेक्ट, यानी कि कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। तो एक बात देखिए, कॉमन चीज इसमें क्या दिखाई दे रही है आपको? नागालैंड। नागालैंड तो सब में है ही है। नागालैंड, मिजोरम दो में
नागालैंड मिजोरम है, और तीसरे में है नागालैंड मेघालय एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो बनेगा नागालैंड मिजोरम एंड आसाम। राइट आंसर क्या है? नागालैंड मिजोरम एंड आसाम। यहां लिख देता हूं मैं नागालैंड मिजोरम आसाम या असम। ये किसके साथ सीमा बनाते हैं बेटा? इसका आंसर होगा मणिपुर, यानी कि मणिपुर के साथ लगने वाली ये राज्य हैं। दोबारा से ध्यान से सुन लो, नागालैंड मिजोरम और असम। और आपके लिए मैं आप बता देता हूं, आपने इंडिया के मैप को बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना है दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है किसके साथ किस राज्य की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द हिमालय माउंटेन रेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है बेटा? फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, रॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, वोल्केनी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका आंसर जो बेटा होगा वो एक बार थोड़ा सा कॉमन सी बात आपको मैं समझा देता हूं यहां। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये दिल्ली पुलिस के लिए ज्योग्राफी का मेन टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। एडीज पर्वत, रॉकी पर्वत या हिमालय। भारत की अगर मैं बात करूं तो हिमालय से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और आपसे ये पूछा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो बेटा हिमालय जो है वो है फोल्डेड पर्वत। क्या है? फोल्डेड पर्वत। अगर आपसे क्वेश्चन ये आए हिमालय जो है किस तरीके का या उसकी आकृति कैसी है, तो बेटा हिमालय की आकृति धनुष के आकार की है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत बार आया भी एग्जाम में। हिमालय की आकृति कैसी है? धनुष के आकार की है। और इस ऑप्शन के आधार पर अगर हम चलें तो वलित पर्वत या हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है, घुमावदार पर्वत है, क्योंकि वो घूमता रहता है ऐसे, मतलब कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा है। सिक्किम की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची है। सिक्किम की कौन सी पहाड़ी जो है सबसे ऊंची है हिमालय की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के साथ में पीओके में अधिकृत अगर ऊंची चोटी के बारे में पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा K2। और भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा सिक्किम की कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉकी ब्लॉक पर्वत की अगर इसमें बात करूं ना, ऑप्शन में देखिए इसमें एक ब्लॉक पर्वत भी दे रखा है। ब्लॉक माउंटेन की अगर मैं बात करूं या ब्लॉक पर्वत जो है वो होते हैं जिनके दोनों तरफ से कोई ना कोई घाटी अगर है तो उनको कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत इनमें से कोई सा है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए स्क्रीन पे है या मेरे सामने है, स्क्रीन पे आपके तो नहीं है क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि फोकस आपको क्लास में करे रहना है, फोकस के बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोड्यूस हाईएस्ट वूल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा राजस्थान होगा। जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश नहीं हो सकता, हरियाणा नहीं हो सकता। राइट आंसर जो होगा बेटा राजस्थान होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन जो है उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का एक तत्व है? मौसम का एक तत्व क्या है बेटा? विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से सबके आंसर ही ठीक है। विंड हवा भी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता भी, नमी भी और टेम्परेचर तापमान भी, तीनों की तीनों ही क्या है इसमें हवा के मौसम के क्या है? तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहां इस टाइप के मेजरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उसमें फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत आती है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वन शॉट के नाम से मेजरमेंट के मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वहां जाके सारे मेजरमेंट किसका किस चीज से मेजरमेंट होगा मैंने आपको वन शॉट में आप सारी चीजें दे रखी है, वहां उनका रिविजन करना है, बहुत जरूरी है। मैट्रिक स्केल, रिक्टर स्केल और एपिसेंटर स्केल और क्विक स्केल। क्विक यानी कि भूकंप स्केल नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा बेटा रिक्टर स्केल होगा। रिक्टर पैमाना आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा था आज मैंने बता दिया है कि रिक्टर पैमाना जो होता है उससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। निम्नलिखित में से किसकी उससे विशिष्ट उष्मा का सर्वाधिक होता है? तो
विशिष्ट उष्मा किसमें सर्वाधिक होगी? अल्कोहल, मीथेन, वाटर और केरोसिन। और मेरे हिसाब से पिछला जो पेपर हमने किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस में विशिष्ट उष्मा की धारिता सबसे ज्यादा है, उसका भी आंसर वाटर हुआ था। और आज के ऑप्शन के आधार पे भी अल्कोहल, मीथेन, वाटर एंड केरोसिन, तो सबसे ज्यादा उष्मा को धारण करने की क्षमता किसमें? वाटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्त में घूमता है, उसका कौन सा मात्रक नियत करता है? कौन सा है? देखिए बहुत अच्छा और आसान भी क्वेश्चन है ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं साइंस के। ये आपसे कर रहा है क्वेश्चन के भाई कृत्रिम उपग्रह जो आपने भेजे हुए हैं सैटेलाइट, वो कौन सी पृथ्वी के चारों तरफ घूम तो रहे हैं, लेकिन उस मोशन का नाम क्या है? उस मोशन का नाम बेटा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। कौन से प्रकार का मोमेंटम कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम की गति में घूम रहे हैं। और मोशन की अगर बात कर रहा है तो आपको सर्कुलेटरी मोशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट रेस बायोपिया? रेस बायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? कन्वेक्स, कनकेव, सिलेंड्रिकल, बायोफोकल। यहां आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। जरा दूरदृष्टि है ये, इसको रेस बायोपिया कहते हैं। रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंथ यानी कि ऐसा लेंस जिसकी दो फोकल लेंथ होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मायोपिया, तो मैंने आपसे एक ट्रिक पहले भी बताई थी। मायोपिया का मतलब होता है छोटा अक्षर। छोटा अक्षर यानी कि बड़ा लेंस यानी कि कनकेव लेंस। और अगर आपसे पूछता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब बड़ा अक्षर का मतलब छोटा अक्षर इसके लिए यूज होगा कौन सा? उत्तल यानी कि कन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? निम्न में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कौन सा है? एल्बुमिन है, सॉरी एलोबिन है, एलोबिन नाम है इसका। एलोबिन, ग्लोबिन और फिलुबिन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो होगा एल्बुमिन होगा। एलोबिन प्रोटीन जो है वाटर के लिए होता है और ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो ब्लड के लिए होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है ब्लड के अंदर वाटर तो एलोबिन, और अगर आपसे पूछता है ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन है तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन? इनमें से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? ऑप्शन दिया है इसमें कोल गैस, ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर गैस यानी कि निर्माता गैस, ऑप्शन नंबर सी वाटर गैस और ऑप्शन नंबर डी गोबर गैस। तो राइट आंसर जो होगा इसका बेटा वो होगा वाटर गैस। हाइड्रो मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है उसका जो मिश्रण की गैस जो बनेगी वो बनेगी बेटा वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। नेम द गैस विच इज यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्लेशन ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम। हाइड्रोजन के अलावा कौन सी गैस का प्रयोग हम कर सकते हैं गुब्बारे को भरने में? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। आइसोबार इज द प्रोड्यूस्ड बाय द इमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समधारिता का निर्माण होता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है आइसोबार। आइसोबार का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। ये बात मैंने आपको बता रखी है। साइंस की एक वीडियो मैंने बना रखी है वन शॉट के नाम से, कंप्लीट साइंस एक ही वीडियो। रिवीजन जो है साइंस का तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वहां करवा रखी है। वहां जाके भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जिन बच्चों को स्पेशली साइंस करनी है या साइंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट के नाम से या बायोलॉजी के या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सबके टॉपिक पढ़े हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा वो होगा एक्स रेज, सॉरी गामा रेज। गामा रेज इसका जो है ऑप्शन बनेगा। गामा रेज, बीटा रेज और अल्फा रेज, इनमें से ये पूछा था आपसे कि कौन सा जो होगा आइसोबार का काम करेगा? गामा रेज जो होंगे इसमें आइसोबार का काम करेंगे। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? तो बेटा पाई जाएगी ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट यानी कि हिंदी में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा
क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैनुअल स्पीशीज ऑफ द बीइंग कंजर्व्ड द मेंशन इन डचगाम नेशनल पार्क। डचीगांव नेशनल पार्क में किस चीज को सुरक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बेटा हंगूल होगा। राइट आंसर जो होगा इसका हंगूल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? कौन सा बायोफ्यूल ऐसा है, जैव ईंधन कौन सा है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिए बेटा सुगर केन, कॉर्न और जेट्रोफा और ऑल ऑफ करेक्ट, यानी कि सारे के सारे ही जैव ईंधन में प्रयोग किए जाते हैं। और इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत तो हो ही चुकी थी, समाप्त करेंगे। और आज के दिल्ली पुलिस के इस पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चन थे हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आज के सेशन की यहीं पे समाप्त कर दे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे हमने जीके के इस पेपर में वो सारे कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो होगा अगला पेपर जो हो वो आपको कल मिलेगी वीडियो, या क्लास की का नंबर जो होगा 3 वो आपको कल मिलेगा और परसों मिलेगा। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मैं यहाँ पे भी पी वाई क्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो डालता रहूंगा। तो मेरे हिसाब से सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने सभी साथियों के पास भेज दीजिए। लाइक शेयर ये तो आपका काम प्रथम होना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे मेहनत का नतीजा देख रहे हैं। और अगर तुम हमें सपोर्ट करोगे तो उसका मेहनत का नतीजा और भी हमें ज्यादा कुछ अच्छा लगेगा। और मोटिवेशन जो है, रियल मोटिवेशन वो आपका है, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और हमें इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहें। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैंने आपको जैसे ही पहले बताया था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा युग के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल हमारे हैं। वहां पे भी बहुत सारी जरूरी सूचनाएं और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में है या कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई नया क्वेश्चन होता है या किसी भी सब्जेक्ट की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन की बहुत अच्छा आपका सेशन रहा है। आपने इतना कीमती समय हमें जो दिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।